हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम तुर्क आक्रमण देखने वाले हैं। तो उससे पहले हमने अरब आक्रमण देखा था। अरब आक्रमण को कंप्लीट किया था, उसके प्रभाव भी देखे थे। तो आज इस टॉपिक में हम कंप्लीट पूरा कर लेंगे, फिर वहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होगा। तो ये वाला तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी को इस टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और अगर किसी को एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड और टॉपिक देखना है तो दोपहर 12 बजे और रात के 8 बजे अनअकैडमी पे आप जाके एकता सिंह के नाम से आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। वहाँ पे जो सोर्स रिलेटेड है वो सारे वीडियो वहाँ पे हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है वहाँ पे कोई कॉस्ट लग रही है, वो सब फ्री है। तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं और कम्युनिटी में मैंने उसका लिंक दे रखा है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो। गजनी साम्राज्य की स्थापना अलब्तगीन ने 662 ईस्वी में की थी। अलब्तगीन के गुलाम सुबतगीन ने 977 में यामनी वंश की स्थापना की एवं गजनी की राजगद्दी पर बैठा। तो अलब्तगीन के गुलाम होता है एक सुबतगीन और इसी ने जो है यामनी वंश की स्थापना की और गजनी की राजगद्दी पर बैठ जाता है। सुबतगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया एवं हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। जयपाल को महमूद के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु बताया है। काबुल और पंजाब में हिंदू शाही राजवंश का शासन था। इसकी राजधानी उदय भांडपुर थी और बेहिंद भी इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं। अल बरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे। सुबुतगीन का पुत्र महमूद गजनबी 998 ईस्वी में अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके गद्दी पर बैठा था एवं 1030 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। महमूद गजनबी ने अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षण तथा यामीन उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। आगे देखते हैं। महमूद इस्लामी इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो ये पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तारीख ए गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलक बिन अहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। गजनवी के भारत पर आक्रमण के बहुत सारे यहाँ पर कारण हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। महमूद के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था, ना कि इस्लाम का प्रचार प्रसार। ये किसने कहा था? इरफान हबीब ने। तो इरफान हबीब हिस्टोरियन हैं ये, और ये कहते हैं कि महमूद के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था, ना कि इस्लाम का प्रचार प्रसार। इत, इत, उतबी महमूद का दरबारी इतिहासकार के अनुसार महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य जिहाद या इस्लाम प्रचार था। उतबी एकमात्र इतिहासकार था जिसने महमूद के भारत पर आक्रमणों का वर्णन किया था, किंतु उतबी महमूद गजनवी के अभियानों में उसके साथ भारत नहीं आया था। तो उतबी जो है जिसने महमूद के भारत आक्रमणों का वर्णन किया है, सिर्फ और सिर्फ उतबी ने ही किया है, लेकिन वो जो है उनके साथ नहीं आया था। गजनी के खैबर दर्रों को पार कर भारत पर आक्रमण किए। महमूद के आक्रमण के समय कश्मीर में रानी गिद्दा व कन्नौज में प्रतिहार शासक राजपाल का शासन था। बंगाल में पाल शासक महिपाल था और चंदेल शासक विद्याधर था, जिस पर 1019 से लेकर 20 ईस्वी में महमूद ने आक्रमण किया, किंतु उसे परास्त न कर सका। चोल शासक राजराज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम थे। जिस समय 1019 और 20 में महमूद ने आक्रमण किया, उस समय चोलों का राजा कौन था? राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम थे। महमूद ने भारत पर आक्रमण जो है हिंदू शाही शासक जयपाल पर 1000 ईस्वी में किया और जयपाल ने महमूद गजनवी से पराजित होने पर 1001 ईस्वी में आत्मदाह कर लिया था। शाही वंश में जयपाल के बाद आनंदपाल और
त्रिलोचन पाल व भीमपाल उत्तराधिकारी हुए हैं। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक जो है भारत पर आक्रमण किए थे। महमूद के आक्रमण के समय सिंध व मुल्तान पर मुस्लिम शासन था। मुल्तान पर अब्दुल फतेह दाऊद नामक करमाथी सिया संप्रदाय के अनुयायी का शासन था। महमूद ने मुल्तान पर 1004 से लेकर 1005 में आक्रमण किया, जो भारत पर चौथा आक्रमण था। आगे देखते हैं, महमूद ने 1008 में छठवां अभियान हिंदू शाही शासक आनंदपाल के विरुद्ध किया। ये पंजाब पर दूसरी बार आक्रमण था, जिसने पंजाब के शासक आनंदपाल को छाछ के युद्ध में बेहिंद के मैदान में पराजित किया था। इस युद्ध में प्रतिहार शासक राज्यपाल व चंदेल शासक गंड ने आनंदपाल की मदद के लिए सेनाएं भेजी थी। 1009 ईस्वी में सातवां आक्रमण नारायणपुर यानी अलवर में किया था। फरिश्ता के अनुसार अजमेर, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर, कलिंजर तथा कन्नौज के शासकों ने आनंदपाल की मदद की थी। 1019 और 20 ईस्वी में महमूद के विरुद्ध चंदेल शासक विद्याधर ने राजाओं का एक संघ बनाया था, जिसमें कन्नौज का प्रतिहार त्रिलोचन पाल एवं हिंदू शाही त्रिलोचन पाल शामिल थे। उत्वी ने मथुरा के वैभव के बारे में लिखा है। तो उत्वी ने एग्जामिनर पूछता है कि उत्वी ने किसके वैभव के बारे में, कौन सा शहर था, तो मथुरा के बारे में, उसके वैभव के बारे में लिखा है। महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। कृष्ण का जन्म स्थान होने के कारण मथुरा को हिंदुओं का बेलेथन उसने कहा है। आगे देखते हैं, अब महमूद के भारत आक्रमण के अभियान देख लेते हैं। तो प्रथम आक्रमण, क्योंकि ये एग्जाम में टीजीटी पीजीटी हो या कोई भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। प्रथम आक्रमण 1000 से 1001 ईस्वी तक हिंदू शाही राज पर, दूसरा भी हिंदू शाही याक पर बेहिंद पर अधिकार कर लिया। तृतीय आक्रमण उच्च के शासक वजीरा पर आक्रमण किया था, ये तीसरा था 1004 में। चतुर्थ आक्रमण मुल्तान पर था। पंचम आक्रमण 1007 में पंजाब ओहिंद पंजाब में था। छठा जो है 1008 ईस्वी पंजाब एवं नगरकोट में था। सातवां 1009 ईस्वी में नारायणपुर अलवर में। आठवां जो है 1010 से लेके मुल्तान। नवां जो है 1013 से लेके थानेश्वर। और 10वां जो है 1013 ईस्वी। नवां और 10वां एक ही उसमें पड़ता है, थानेश्वर हो जाता है। और फिर हिंदू शाही राज पर जो है कश्मीर। फिर कश्मीर के बाद जो है 11वां कश्मीर ही है 1015 में। 12वां जो है मथुरा और कन्नौज का था 1018 में। और 1020वां 13वां था बुंदेलखंड में। 14वां जो है 1021 में ग्वालियर एवं कलिंजर। और 15वां 1024 ईस्वी अलहिंद वाड़ गुजरात एवं लोहगोड जैसलमेर। जो सबसे लास्ट वाला था अलहिंदवाल गुजरात और लोदोड गुजरात 1024 में। और 16वां था, कुल टोटल 17 हमको पढ़ना है, तो 16वां था 1025 ईस्वी से लेके सोमनाथ मंदिर गुजरात। और 17 बार जो है सिंध में किया था। तो टोटल इसके जो है 17 हैं, 17 बार ये आक्रमण करता है। आगे देखते हैं, सोमनाथ के आक्रमण के समय जो गुजरात का शासक 16वीं बार जब उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया गुजरात में, तो ये भीम प्रथम वहाँ का शासक था। ये कई एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में अक्सर ये पूछा जाता है कि जब गजनवी ने आक्रमण किया गुजरात पर, उस समय कौन सा शासक था, तो उस समय भीम प्रथम शासक था। उत्वी लिखता है कि सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण से महमूद को इतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी अन्य सभी अभियानों से नहीं हुई थी। 1015 ईस्वी में कश्मीर में लोहकोट दुर्ग को जीतने का असफल प्रयास किया। यह गजनवी की सेना की प्रथम पराजय थी। सिंध के जाटों खोखर के विरुद्ध 1027 ईस्वी में महमूद ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया और 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई। महमूद ने लाहौर व मुल्तान सहित पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लिया।
उत्तर-पश्चिम भारत में जारी किए गए गज़नवी सिक्कों पर अरबी व कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषीय लेख हैं। तो उत्तर-पश्चिम भारत में हमें गज़नवी के सिक्के मिलते हैं जिसमें एक एक तो हमें जो भाषा लिपि मिलती है वो अरबी लिपि मिलती है और दूसरी जो मिलती है वो शारदा लिपि मिलती है, यानी कि ये द्विभाषीय लेख हो गए। गज़नवी ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए जिन पे अव्यमेक अव्यक्तमेक मोहम्मद अवतार नृपति महमूद शारदा लिपि में उत्कीर्ण हैं। महमूद व उसके उत्तराधिकारी महमूद ने हिंदुओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिया। सेवंतराय और तिलक नाम के 2 प्रमुख उच्च पदों पर थे। महमूद गज़नवी ने ही ऐसा नहीं है कि उसकी सेना में सारे मुस्लिम थे, कुछ हिंदू भी थे जैसे सेवंतराय और तिलक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पदों पर थे, उच्च पदों पर थे। महमूद गज़नवी के दरबार में अल-बरूनी, बैहाकी और उतवी उतवी तो आक्रमणों के बारे में लिखता है, फिरदौसी और अंसारी जैसे कवि और विद्वान रहा करते थे। फारस का एक कवि है उजारी, खुरासान का विद्वान तुस्सी और विद्वान अजस्सी व फारूकी भी इसके दरबार में थे। अल-बरूनी की बात करते हैं तो अल-बरूनी की अरबी भाषा में लिखित किताबुल हिंद जो है तत्कालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें भारतीय भूगोल, विज्ञान, गणित, इतिहास, खगोल व दर्शन का वर्णन है। यह पुस्तक 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहलाती है। तो अल-बरूनी बहुत इम्पोर्टेंट है और चूँकि इन्होंने भारतीय भाषा खुद सीखा था, उसके बाद ही जो है उसका लेखन किया था, तो उनके बुक में काफ़ी प्रामाणिक चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था और महमूद फ़ारिस ने अभियान में अल-बरूनी को लाया था। अल-बरूनी का उपनाम अबू रेहान मोहम्मद था। अब किताबुल हिंद का हिंदी अनुवाद जो है रजनीकांत शर्मा ने किया था। अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सचाउ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था अल-बरूनी का। अल-बरूनी धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवित भारत से प्रभावित था। अल-बरूनी भारत में 10 वर्ष तक रहा है। अल-बरूनी के अनुसार भारत में चतुर्वर्ण व्यवस्था के नीचे 8 अत्यंश रहते थे जिसको यहाँ पर पूछा जाता है कितनी थी तो 8 अत्यंश जातियों का यहाँ पर उल्लेख है जिसमें है धोबी, मोची, कुम्हार, जादूगर, नाविक, मछुआरा। अल-बरूनी ने भारत में प्रचलित विभिन्न लिपियों की चर्चा की है। तो विभिन्न लिपियों की चर्चा कौन करता है? अल-बरूनी करता है। सिद्र मातृका सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि थी। सिद्र मातृका सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि थी, जो कश्मीर, वाराणसी एवं उज्जैन में थी। भिक्षुकी लिपि बौद्धों की थी, तो भिक्षुकी लिपि किसकी थी? बौद्धों की थी। सिद्र मातृका जो है लिपि थी, जो कि कश्मीर, वाराणसी और कन्नौज में थी, ये पूछा गया है। भिक्षुकी लिपि भी पूछी जा सकती है, जो कि किसकी थी? बौद्धों की थी। आगे देखते हैं फिरदौसी के बारे में, तो फिरदौसी को महमूद ने प्रत्येक छंद की रचना के लिए 1 सोने की मोहर देने का वादा किया, लेकिन बाद में क्या कर दिया? मना कर दिया। दरबार में अपमानित किए जाने के कारण फिरदौसी ने आत्महत्या कर दी और फ़ारसी में फिरदौस ने शाहनामा की रचना की थी। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। तो एग्ज़ामिनर पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा टीजीटी, पीजीटी हो या फिर यूजीसी नेट में भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन-सा मोहम्मद गज़नवी का ऐसा कौन-सा कवि था जिसको एक सोने की मोहर देने का एक छंद लिखने पर एक सोने की मोहर देने का वचन करता है, लेकिन बाद में मुकर जाता है और फिर जो कवि है वो आत्महत्या कर लेता है। तो आंसर हमारा फिरदौसी होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला जो है कवि उत्वी उत्वी ने तारीख़-ए-यामिनी की रचना की थी जिसे किताबुल यामिनी कहा जाता है। उत्वी का है किताबुल यामिनी, लेखक भी पूछे जाते हैं, उनकी बुक का नाम भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल हमारे मुँह पर होना चाहिए उत्वी की किताबुल यामिनी। यह अरबी में लिखी गई है और उत्वी महमूद का सचिव था। बैहाकी की बात करते हैं तो सुबतगीन के दरबारी कवि बैहाकी ने तारीख़-ए-सुबतगीन की रचना की है। बैहाकी महमूद गज़नवी के दरबार में थे। बैहाकी को लेन-पूल ने पूर्व का पेप्स की उपाधि दी थी। गज़नवी के आक्रमण के प्रभाव एवं परिणाम
की बात करते हैं तो महमूद के आक्रमण ने उत्तर और पश्चिम भारत की राजनीतिक संरचना को हिला दिया। खैबर दर्रा जो कि भारत प्रवेश द्वार था, हमेशा के लिए विदेशियों के हाथों में चला गया। भारतीयों की आपसी फूट व सैन्य कमजोरी प्रकट हो गई एवं भारी मात्रा में धन संपदा की लूट व नरसंहार हुआ। गजनवी के आक्रमणों के फलस्वरूप लाहौर शहर शहर जो है फ़ारसी संस्कृति का केंद्र बन जाता है और महमूद के आक्रमण का स्थायी परिणाम ये हुआ कि पंजाब तुर्कों के नियंत्रण में चला गया। पंजाब तुर्कों के नियंत्रण में चला जाता है। तुर्कों द्वारा विशेष प्रकार का धनुष काम लिया जाता है जिसे फ़ारसी में नावक कहा जाता है। गजनवी के दरबार में फारूकी ने गजनवी द्वारा लाहौर में बनवाए गए निगार खाना का उल्लेख किया है जिसमें गजनवी का रूप चित्र या व्यक्ति चित्र है। तो निगार खाना क्या है? जहाँ पर चित्र बनाए गए हैं तो यहाँ पर एक चित्र भी मिलता है गजनवी का। मोहम्मद हबीब ने उत्तर भारत में तुर्कों की विजय को नगरीय क्रांति कहा है। मोहम्मद हबीब ने हिस्टोरियन है और ये कहते हैं कि ये जो तुर्कों का आक्रमण है ये नगरीय क्रांति कहा है। सोमनाथ के पुनर्निर्माण का इतिहास यहाँ पे जान लेते हैं चूंकि उनका जो 16वां आक्रमण था वो सोमनाथ पर ही था। राजा भीम जो है भीम प्रथम यहाँ के राजा थे। तो महमूद द्वारा ध्वस्त जो है सोमनाथ के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण 1226 में किसने? चालुक्य शासक भीमपाल प्रथम ने करवा दिया और 1169 ईस्वी में कुमारपाल ने इसको करवाया। अफल खान ने 1297 में, अहमद शाह ने 1314 में और शम्स खां ने 1318 में, मुजफ्फर खां द्वितीय ने 1394 में, तातार खां ने 1520 में और औरंगजेब ने 1969 में सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। तो यहाँ पर तोड़ने की जो है वो तांता सा लगा है यहाँ पर, लेकिन फाइनली फिर अहिल्याबाई होलकर ने 1765 में तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में सोमनाथ के मंदिर का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। अब ये तोड़ा क्यों गया? क्योंकि वहां पर क्या है, धन का संरक्षण ज्यादा होगा और धन की लालसा में ही जो है लुटेरे वहां से धन लूटने के चक्कर में जो मंदिर है वो टूट गया। तो अहिल्याबाई होलकर ने भी इसका निर्माण किया 1765 में और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी 1950 में इसको दोबारा से बनवाया। आगे देखते हैं, महमूद की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका कुशल शासन प्रबंध न होना था। तुर्की शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित थी। महमूद को बुद्ध किशन यानी कि मूर्ति भंजक कहा जाता है। बुद्ध किशन कहा जाता है, मूर्ति भंजक। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरौ मलिक था जिसे मोहम्मद गौरी ने कैद कर 1192 में मार दिया। मोहम्मद गौरी की बात करें तो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इसकी देखते हैं मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी की। गौरी साम्राज्य का केंद्र उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था और मोहम्मद गौरी शंस बनी वंश का शासक था। पहले गौरी वंश के लोग जो है बौद्ध मतावलंबी थे, फिर बाद में वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। 1155 में गौर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूटा और पूर्णतः जलाकर नष्ट कर दिया। इसलिए उसका नाम जो है जहां सोज यानी विश्व को जलाने वाला पड़ गया। अलाउद्दीन हुसैन को जहां सोच की उपाधि दी गई क्योंकि उसने क्या कर दिया था? गजनी पर आक्रमण किया और पूरी तरह से जला दिया, इसलिए जहां सोच यानी कि विश्व को जलाने वाला नाम पड़ गया। ये काम किया था उसने 1155 में। आगे देखते हैं 1163 में अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई गयासुद्दीन गौर जो है शासक बनता है। गयासुद्दीन का छोटा भाई शिहाबुद्दीन गौरी था जिसने 1137 और 1173 में गजनी को जीता था। किसने? शिहाबुद्दीन या गौरी। शिहाबुद्दीन या गौरी दोनों का नाम एक है और ये गयासुद्दीन का छोटा भाई था। गौरी का नाम शिहाबुद्दीन धर्म का ज्वलंत लक्षण इसका अर्थ होता है।
गौरी स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को अपने बड़े भाई गियासुद्दीन के अधीन मानता था। 1203 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात गौरी ने स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की थी। मिन्हाज की तबकात नासिरी में गौरी की विजय भारत विजय का विवरण है। गौरी के भारत विजय के आक्रमण की बात करते हैं तो साम्राज्य स्थापना, इस्लाम का प्रचार, धन प्राप्ति, बड़े भाई गयासुद्दीन से हुआ समझौता कि वह पूर्व की ओर साम्राज्य विस्तार करेगा। गौरी के आक्रमण के समय उत्तर-पश्चिम भारत में 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। लाहौर में खुसरो शाह, मुल्तान में करमाथी एवं सिंध में सुमरा वंश। गौरी जो है गोमिल दर्रे से आया था। गौरी गोमल दर्रे से आया था। गा से गौरी, गा से गोमल, ये याद रखना है। संसबनी वंश के मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था और ये करमाथी मुसलमान शासक कर रहे थे यहाँ पर। आगे देखते हैं। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और यहाँ पर जब गौरी आए तो उस समय जो है मूलराज द्वितीय जो है शासक था, उसके हाथों में माउंट आबू के युद्ध में पराजित हो गया और भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय होती है। मूलराज द्वितीय जीत जाते हैं और गौरी हार जाते हैं। ये इनके पहली पराजय थे। इस युद्ध का नेतृत्व मूल राज द्वितीय की विधवा मां नायिका देवी कर रही थी। तो नायिका देवी भी एग्जाम में कई बार जो है स्त्रियों का जब शासन पूछेंगे तो उसमें नायिका देवी का भी क्रम आएगा और वो आपको लगाना होता है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय की मृत्यु के बाद भी भीम द्वितीय शासक बना। 1179 में गौरी ने गजनी वंश यानी अय्यामी वंश के भारत में अंतिम शासक खुसरो शाह को परास्त कर लाहौर को जीत लिया। इस अभियान के समय जम्मू के राजा विजय देव ने गौरी का सहयोग किया था। 1188 में गौरी का भटिंडा अभियान एवं तवर हिंद के किले को जीतना तराई के प्रथम युद्ध 1191 का प्रमुख कारण था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो ये थानेश्वर के पास है। पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा भी कहा जाता है, जिसमें गौरी पराजित हो जाते हैं और अगले साल ही 92 में एक दूसरा युद्ध होता है तराइन का, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हो जाते हैं। और फिर जो है यहाँ पर एक नाम आता है कीवाम उल मुल्क नामा एक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास गौरी की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो जाता है 1192 में। तो ये एक निर्णायक युद्ध था। इसके बाद ही जो है यहाँ पर पूरा जो साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा वो हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, फिर उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, कुछ इस तरह से एक साम्राज्य यहाँ से स्थापित होते हैं। तो इसको निर्णायक युद्ध कहा गया है तराइन के युद्ध को, क्योंकि यहाँ से पूरी चीजें बदलती हुई नजर आती हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसको तृतीय बोलते हैं। कभी कभी यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आया कि पृथ्वीराज चौहान द्वितीय था, तृतीय था, चतुर्थ था। तो ये आपको याद रखना है कि ये तृतीय था। इसका एक सेनापति था जिसको खंडे राव था। इसके तराइन के युद्धों में सेना का नेतृत्व किया था। हसन निजामी ने ताजुल मासिर में लिखा कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी की अधीनता कुछ वर्षों तक शासन किया था। हसन निजामी के इस कथन की पुष्टि संस्कृत एक ग्रंथ है संस्कृत का जिसका नाम है किसल विधि विद्या मसम से होती है एवं पृथ्वीराज तृतीय के कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर श्री मोहम्मद साम लिखा होना भी यही सिद्ध करता है। मिन्हाज के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु सिरसा यानी सुरसुती में हुई थी। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज को कैद कर ले जाया गया। ये चंद्रबरदाई ऐसा कहता है और वहां पर गौरी ने हत्या के अपराध में उसका वध कर दिया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में भारतीय इतिहास मैंने जैसे पहले ऊपर बताया था कि ये निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में तुर्की सत्ता
मजबूती से स्थापित होती नज़र आती है और इसके बाद से फिर उन्हीं का ही शासन जो है चलता हुआ नज़र आता है। गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का गढ़वाल राज्य उत्तर भारत में सबसे विस्तृत था। मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में कन्नौज एवं बनारस के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया एवं गढ़वाल सिक्कों पर भारतीय चिन्ह लक्ष्मी और नागरी लिपि को अपनाया गया। चंदावर जो है, चंदावर इटावा जिले की यमुना नदी के तट पर स्थित है और इटावा कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। 1206 ईस्वी में पंजाब में खोरखों ने विद्रोह कर दिया और गौरी ने अपने आखिरी अभियान में इल्तुतमिश ऐबक का दास इल्तुतमिश के सहयोग से खोरखों का कत्ल किया और इल्तुतमिश के शौर्य से प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक यानी गौरी के दास को आदेश दिया कि वो इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दे। अतः इल्तुतमिश अपने स्वामी से पहले क्या हो गया था? दास से मुक्त हो गया था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलीमा खुदा रहता है तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी एवं नंदिनी की आकृति अंकित रहती है। कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर देवनागरी में मोहम्मद बिन साम भी लिखा रहता है। इन सिक्कों को दहलवी वाल सिक्के कहा जाता है। ये दहलवी वाल सिक्के भारत में तुर्क विजय के समय प्रचलित थे। ऐबक ने कुवत अल इस्लाम मस्जिद बनवाने के लिए दहली वाला सिक्कों में मजदूरों को भुगतान किया था। 15 मार्च 1206 में दायमक नामक स्थान पर सिंधु के तट पर नमाज करते समय गौरी की हत्या कर दी गई। कुछ इतिहासकार इस हत्या का श्रेय खोरखों को देते हैं तो कुछ करमाथी जाति के शिया मुसलमानों को देते हैं। मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी और 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के नए राजवंश की नींव डाली जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। 1206 में से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में भारत व अजमेर बस गए। फारुखुद्दीन गजनी तथा निजामी उरूजी आदि कवि गौरी के दरबार में थे। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने एकता प्रथा चलाई किंतु इल्तुतमिश ने इसे संस्था का रूप दिया। अब दिल्ली का देख लेते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिया है। दिल्ली एक परिचय। ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का संस्थापक अनंग तोमर 11वीं सदी में माना जाता है और पृथ्वीराज रासों में से दिल्ली या दिल्लिश कहा जाता है। 1276 में पालम बावली अभिलेख से दिल्ली का एक और नाम योगिनीपुर मिलता है। तो दिल्ली का योगिनीपुर नाम कौन सी अभिलेख से मिलता है? तो पालम बावली अभिलेख से मिलता है। दिल्ली जो है 1192 में भारत के गौरी साम्राज्य की राजधानी बनती है। इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसके दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया था 1192 में। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी दिल्ली में नहीं रहा, वो ज्यादातर टाइम जो है लाहौर में ही वहां उसने बिताए। तो अब आगे की जो है अगले जो कहानी है दिल्ली सल्तनत के स्टार्ट होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन भी करें और अनअकैडमी में जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला है उसको लिंक करके वहाँ पर क्लास जो होती है दोपहर के 12 बजे और शाम को 8 बजे लेकिन आज जो है वो 8 बजे है और एक रात के 10 बजे है। तो आप उसको ज्वाइन ज़रूर करिए, वो बिल्कुल एकदम फ्री है और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।